नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख रचनाकार मुक्तिबोध की सबसे चर्चित कविता अंधेरे में, इस वीडियो में इसी कविता का हम लोग विश्लेषण करेंगे। अर्थात इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इस कविता का जो सारांश है उसको समझेंगे, इसके मुख्य कथ्य और इसके प्रतिपाद्य को समझेंगे। ये कविता आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह का साहित्य से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गजानन माधव मुक्तिबोध जो इनका पूरा नाम है, तो उनकी कविता अंधेरे में उनके काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है इसमें संकलित है। इस कविता में कवि ने हमारे देश की आज़ादी से पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति का चित्रण बड़ी गहरी अनुभूति के साथ किया है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वे तो स्वतंत्रता के पश्चात अंधेरे में खो गए और वे लोग रोशनी में आ गए जो स्वार्थी और अवसरवादी थे। इस कविता में मध्य वर्ग के उस आदमी का संघर्ष भी दिखाया गया है जो एक और तो सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध संघर्ष करता है, तो दूसरी ओर अपनी सुविधाएं छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। अर्थात समाज का सुधार तो करना चाहता है, सामाजिक अव्यवस्था को ठीक तो करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर अपनी सुविधाओं को छोड़ने से भी छोड़ना नहीं चाहता है। असल में एक और तो वो रक्तालोक पुरुष बनने का आकांक्षी रखता है, लेकिन दूसरी ओर अपनी कमजोरियों से भी डरता है। व्यक्ति के इसी द्वंद्व को इस कविता में बखूबी चित्रित किया गया है। अपने युग की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों से क्षुब्ध कवि ने इस कविता में उस दम घोटू परिस्थिति का चित्रण किया है जिसके कारण कवि के मन में चिंता, बेचैनी, कुछ करने की व्यग्रता उत्पन्न हुई है। कविता में उस शोषण, दमन और अत्याचार के चित्र है जिसने सामान्य जनजीवन को यातनामय बना दिया है। मुक्तिबोध को सबसे अधिक दुख और ग्लानि इस बात की है कि बुद्धिजीवी वर्ग, जिसमें साहित्यकार, समाचार पत्रों के संपादक, शिक्षक सभी लोग आते हैं, जो इस पूंजीवादी व्यवस्था का कृतदास हो गया है। अर्थात कृतदास अर्थात खरीदा गया गुलाम, इस तरह से बन के रह गया है। अर्थात इस पूंजीवादी व्यवस्था के सामने सब डरे हुए हैं, लेकिन अगर ये जो कि बुद्धिजीवी वर्ग कहलाते हैं ये डर जाएंगे, ये आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये क्रांति का स्वर बुलंद नहीं करेंगे तो समाज में उन्नति कैसे होगा। वो इसमें कहते हैं कि सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन, निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। रक्तपाई वर्ग से नाभि नालबद्ध ये सब लोग बौद्धिक वर्ग है कृतदास। अर्थात सभी लोग उस पूंजीवादी व्यवस्था के खरीदे हुए दास बने हुए हैं। मध्य वर्ग भी अपनी संकीर्णता और स्वार्थपरता के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो गया है। अर्थात मध्य वर्ग जो कि इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकता था, वो भी अपने स्वार्थ के कारण, अपनी संकीर्णता के कारण अपने कर्तव्य से च्युत हो गया है। सत्ताधारी लोग एक और प्रलोभन देकर विद्रोहियों को क्रांति करने से रोकते हैं और दूसरी ओर दमन और अत्याचार और उत्पीड़न द्वारा विद्रोह को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कविता में मार्शल लॉ तथा कवि की मानसिक उद्विग्नता को चित्रित किया गया है जो उस समय हुई थी जब उसने शासन तंत्र के काले कारनामे देख लिए थे और शासन अपनी पोल खोलने की डर से उसे मिटाने के लिए कृत संकल्प हो उठा था। वो कहते हैं
देख लिया हमको, वह जान गया वो सब, मार डालो उसको, ख़त्म करो एकदम। गैलरी से भागा मैं, पसीने से सराबोर। एक अन्य स्थल पर मुक्तिबोध ने स्टूल पर बिठाकर सिर की हड्डी तोड़ने का लोमहर्षक दृश्य उपस्थित किया है और उस आतंक की ओर संकेत किया है जो इन क्रांतिकारियों के जुबान को बंद करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं इस कविता में वे कि टूटे से स्टूल पर बिठाया गया हूँ, शीश की हड्डी जा रही तोड़ी, लोहे की कील पर बड़े हथौड़े पड़ रहे लगातार। अर्थात जो क्रांतिकारी है उनका दमन किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। वैसे ही वो कहते हैं कि तात्कालिक परिस्थितियों का भयावह दृश्य केवल पृष्ठभूमि का काम करता है, वास्तविक दृश्य कवि के मन के अंतर्द्वंद का है, जो कि इस कविता का मूल सार भी है। इस कविता में कवि अपने ही मन के अंतर्द्वंदों को व्यक्त करते हैं। यह अंतर्द्वंद कविता की पहली पंक्ति से प्रारंभ होकर कविता के अंत तक चलता रहता है। यह द्वंद वास्तव में कवि के चेतन मन और अंतर मन के बीच है, अर्थात चेतन मन और अवचेतन मन के बीच का ये द्वंद है। चेतन मन सुविधा भोगी है, समझौता परक है और किसी प्रकार का कोई खतरा उठाना नहीं चाहता है, वो दुर्बल है। जबकि अंतर्मन वो अपने दायित्व को समझता है, अतः स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है और उसके लिए विद्रोह और क्रांति भी करना चाहता है। अर्थात अंतर्मन समझता है अपने दायित्व को, लेकिन चेतन मन ये तो सुविधा भोगी है, सिर्फ अपना सुविधा ही देखता है। वह क्रांतिकारी साहित्य लिखने के लिए व्याग्र है, अर्थात अवचेतन मन जो है कि लिखो क्रांतिकारी साहित्य, समाज को सुधारना जरूरी है, लेकिन चेतन मन रोकता है। चेतन और अवचेतन मन दोनों परस्पर विरोधी हैं। एक सुविधा भोगी है, खतरे उठाना नहीं चाहता, और दूसरा अपना दायित्व समझकर बार बार खतरे उठाने के लिए चेतन मन को उकसाता रहता है। कभी अपने अवचेतन मन की बात सुनकर विद्रोह और क्रांति करना चाहता है, पर उसका चेतन मन बार बार उसे ऐसा करने से रोक देता है। मुक्तिबोध के इस अंतर्द्वंद को कविता में विभिन्न बिंबों द्वारा दिखाया गया है, अर्थात विभिन्न बिंबों के मदद से कवि इन बातों को दिखाना चाहते हैं। एक जगह वो एक अंधेरी कोठरी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि किसी अंधेरी कोठी में क्या है, किसी की पदचाप सुनाई देती है पर वो दिखाई नहीं देती है। वो कहते हैं सुनाई जो देता पर नहीं देता है दिखाई। तदुपरांत कवि का चेतन मन अवचेतन मन में उठने वाले विचारों को थोड़ा थोड़ा समझने तो लगता है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाता। अर्थात जो आदर्श विचार है वो चेतन मन में भी आता है, लेकिन पूरी तरह वो उसमें अपने आप को आत्मसात नहीं कर पाता है। कभी एक जगह कहते हैं कि कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाना जाता है। वैसे ही दूसरे बिंब में कभी अंधेरी गुफा, उसमें बैठी हुई आकृति, मशाल, उसके बुझने से उत्पन्न स्थिति का चित्र भी अंकित कर इस द्वंद की ओर संकेत करता है। अवचेतन मन को सुझाव देने के कारण ही कवि को यह यातना होती है, अर्थात अगर वो अवचेतन मन की बात को नहीं सुनता, कोई क्रांति का सोच नहीं लाता, तो फिर तो वो अपने सुविधाओं पर ही क्या था, खुश था, अपने ज़िंदगी को आराम से बिता सकता था। लेकिन अवचेतन मन का बात सुनना ये इंसानियत है ना, ये सुनना ज़रूरी है। भले ही इसके कारण हमें यातना सहनी पड़े, लेकिन इसको सुनना ही पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो लेखक हैं, जो कवि हैं, जो समाचार पत्रों के संपादक हैं, सभी को इस यातना को सहना ही पड़ेगा, यही कहना है कवि का। द्वार के बाहर
किसी के द्वारा सांकल खटखटाने और उस आवाज़ को सुनकर सिटकिनी खोलने और आने वाले से मिलने का विचार तो आता है, परंतु वो उठ नहीं पाता क्योंकि वो भीरू और कायर है और कभी कहना चाहते हैं कि इन्हें हटाना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार संपूर्ण कविता का जो कथ्य है वो कवि के चेतन और अवचेतन मन के द्वंद्व, अवचेतन मन का सुझाव न मानने और सुविधा भोगी जीवन बिताते रहने के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक यातना का वर्णन है। इसी को आलोचकों ने अस्मिता की खोज और व्यक्तित्व अंतरण के लिए प्रयास कहा है, जिसके लिए आवश्यक है कि श्रमिकों के संताप से द्रवित होना, अर्थात जो श्रमिक है उनका जो समस्या है उसको समझना, युवा पीढ़ी के संघर्ष को प्रेरणा देना। वह मानते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के लिए ज़्यादा कुछ किया जाना संभव नहीं है, अर्थात सभी को साथ लेना होगा, जनता को साथ लेना होगा, जनशक्ति संगठित करनी होगी, जन की संघर्षशील चेतना जगानी होगी, अर्थात अवचेतन की बात सुननी होगी। इस तरह से यह है। अब अगर प्रतिपाद्य की बात करें, अर्थात जो मुख्य कथ्य है, कवि कहना क्या चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, इसी को अब हम लोग देख लेंगे। तो पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, मुख्य बिंदु बना के 5-7 पॉइंट में इसको समझ लेते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है कि वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था और उसके हाथ की कठपुतली बने शासन तंत्र द्वारा जनसाधारण के उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार और अन्याय के विभत्स कुत्सित कारनामों को बताना, अर्थात ये पूंजीवादी व्यवस्था किस प्रकार इस समाज पर जुल्म ढा रहा है, किस प्रकार का अत्याचार कर रहा है, इसको बताना इसका मुख्य क्या है, लक्ष्य है। वैसे ही अगले पॉइंट की बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था का भीतर ही भीतर भयभीत और आतंकित होकर अपनी सुरक्षा के लिए भय और प्रलोभन दिखाकर उन लोगों को, बुद्धिजीवियों को, विचारकों, समाचार पत्रों के संपादकों, साथ ही साथ गुंडों, माफियों, सरगनाओं को भी अपने पक्ष में कर लेना, जिनसे उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता है, अर्थात जिससे भी लगता है कि उनको खतरा है, सब अपने पक्ष में कर लेना चाहते हैं। वैसे ही इस कविता के माध्यम से ये पाठकों को बताना चाहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थकों ने अपने वैचारिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक विचारों को मढ़ और गढ़ बना के रखे हैं, अर्थात अपने जो विचार है ये क्या है, सभी लोगों पर थोपना चाहते हैं और उनके जाल में फंसाकर क्रांतिकारियों को गुमराह करने का षड्यंत्र ये हमेशा रचते रहते हैं। इन मढ़ों और गढ़ों को तोड़कर ही जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, उसमें चलने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। वैसे ही वो कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में इस षड्यंत्र का पर्दाफाश कर जनता को सच्चाई से अवगत करवाकर उनमें क्रांति की चेतना जगाना, उन्हें संगठित कर संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने का कार्य बुद्धिजीवी और साहित्यकार ही तो कर सकते हैं, इस बात से उनको अवगत कराना। वैसे ही इस कार्य को करने के लिए लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों को कालबद्धता का परिहार करना होगा, सुविधा भोगी तथा समझौता परक मनोवृत्ति को त्यागनी होगी, निष्क्रियता का चोला उतार फेंकना होगा, स्वयं को जन में रूपांतरित कर जन के साथ एकाकार होकर जन क्रांति का अग्रदूत बनना होगा, तभी ये संभव है। अपने जीवन लक्ष्यों को साधारण जनों के लक्ष्य के साथ एक मेक करने में ही मानव की सार्थकता है। जनता के उद्धार उपायों का भागीदार बनकर ही लेखक अपने दायित्व को निभा सकता है। सामान्यतः सुविधा भोगी, समझौतावादी, भीरू, साहसविहीन, स्वार्थों तथा खतरों से पलायन करने की मनोवृत्ति के कारण लेखक अपना दायित्व नहीं निभा पाते।
ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति तथा स्व को पर में विलय करने की इच्छा शक्ति आवश्यक है। अर्थात स्वयं को बाकी लोगों के बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करने का आवश्यकता है। वैसे ही अगर अंतिम पॉइंट का बात किया जाए तो जागरूक और सर्वजन हिताई के लिए लिखने वालों को यह भी कर्तव्य है कि वे केवल अपने समाज, अपने देश का ही हित ना सोचे, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए अन्य देशों में हो रही वैचारिक क्रांति, राजनीतिक तथा आर्थिक हलचलों से परिचित होना भी लेखक के लिए ये आवश्यक मानते हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, चाहे तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।